हेलो नमस्कार दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बिजली विभाग रुक्मिणी प्रकाशन मॉडल सेट नंबर 2 फुल 100 क्वेश्चन का डिस्कशन देखिएगा। इसका पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जा रहा है, आप वहां से ज्वाइन होकर पीडीएफ डिस्कशन देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी, माही नदी, भोगवा नदी, भीमा नदी। तो हड़प्पा कालीन नगर लोथल का पुरातत्व स्थल जो है वह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल का उत्खनन रंगनाथ राव द्वारा किया गया था। लोथल वर्तमान में अहमदाबाद जिला गुजरात में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, पता होना चाहिए, जो भी बोलेंगे सुन लीजिएगा या तो लिखिएगा। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। लोथल हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था। लोथल को भारत सरकार ने देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर घोषित किया है। लोथल से फारस का मोहर, चावल आदि का प्रमाण मिला है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, निम्नलिखित में विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? निम्नलिखित में विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? चैलेंजर, रोमांसे, पोर्टोरिको, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे गहरा गर्त चैलेंजर है। कौन सा हो जाएगा? चैलेंजर। चैलेंजर कहाँ पड़ता है? चैलेंजर पश्चिमी प्रशांत महासागर में मेरियाना द्वीप समूह के पास स्थित है। गर्त महासागरों में सबसे गहरा भाग होता है। गर्त का मतलब होता है महासागरों के सबसे गहरे भाग को। मेरियाना गर्त की गहराई 11,222 मीटर है, जो कि पश्चिमी प्रशांत में पड़ता है। विश्व का दूसरा सर्वाधिक गहरा गर्त टोंगा गर्त है। 12 से 20 जनवरी 2024 के मध्य 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कंपाला, दिल्ली, विल्नियस, फिजी। तो कंपाला कहाँ किया गया? कंपाला में। भारत में मृदा का विस्तार का अवरोही क्रम बताएं। भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी एवं लैटेराइट मिट्टी हो जाएगी। तो 4 के ऑप्शन नंबर क्या होंगे? बी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। देखिए, जलोढ़ मृदा उत्तरी मैदान एवं नदी घाटियों में विस्तृत भाग में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा में पोटास और चूना का प्रचुर मात्रा पाया जाता है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। काली मृदा गहरी और अपगरम होती है, इसमें लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या से सकल राष्ट्रीय से आय से भाग दीजिएगा तो प्रति व्यक्ति आय की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दास्ता का एक नया घोषणा पत्र के रूप में वर्गीकृत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का एक नया घोषणा पत्र के रूप में वर्गीकृत किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 से। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, फरवरी 2024 के अनुसार वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त
कौन है? फरवरी 2024 तक के अनुसार वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त क्या है? इलेक्शन कमिश्नर अभी कौन है? तो राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। राजीव कुमार फरवरी 2024 तक के अनुसार वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त है। अरुण गोयल ने चुनाव आयुक्त के पद से मार्च 2024 में त्याग पत्र दे दिया है। समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? 11 सितंबर, 4 फरवरी, 10 दिसंबर, 11 फरवरी। तो समर्पण दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। समर्पण दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। हर वर्ष 11 फरवरी को दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पे समर्पण दिवस मनाया जाता है। इन्हें महाकवि भट्टाचार्य भी नाम से जाना जाता है। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे भी मनाया जाता है। 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन वर्तमान में इनका प्रमुख कौन है? तो इसरो, जिसे इसरो कहा जाता है, इसरो के वर्तमान समय में प्रमुख एस सोमनाथ हैं। एस सोमनाथ जी हैं। इसरो की स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को किया गया था। अच्छा, आपसे पूछ देगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के प्रमुख कौन है? तो विवेक भसीन जी हैं। कौन? विवेक भसीन जी कहाँ किसका प्रमुख हैं? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का। गैल्वेनीकरण प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है? तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता, टीन। तो गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर जमा किया जाता है जस्ता धातु। क्या किया जाता है? जस्ता धातु। लोहा पे उसके ऊपर परत चढ़ा देना जस्ता को गैल्वेनीकरण कहलाता है। यहां से रीजनिंग देखिएगा। कहता है कि उस विकल्प का चयन की जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध जो कि नीचे दिए शब्दों में रोगी सर्जन। रोगी किससे संबंधित है? सर्जन से। तो सर्जरी किससे संबंधित होगा? तो सर्जरी चौक अध्यापक विद्यार्थी। देखिए, सर्जन द्वारा रोगी को सर्जरी की जाती है। रसोइयन द्वारा सब्जी को पकाया जाता है। उसी प्रकार अध्यापक द्वारा चौक बनाकर विद्यार्थी को पढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। रीजनिंग बनाने का प्रयास कीजिएगा। रीजनिंग संख्या 350 में 20% की वृद्धि कर दिया जाए, फिर 25% की कमी कर दिया जाए, तो वह संख्या क्या होगा? तो देखिए, 350 गुने 20% वृद्धि का मतलब 120% बटा 100। 25% कमी का मतलब 100 में 25 का 75 बटा 100। इसे हल कीजिएगा। 10 से 10 यहाँ कटेगा, सॉरी, और 10 से 10 यहाँ कट गया। इसे कैलकुलेशन कीजिएगा तो 315 आएगा। क्या आएगा? 315 आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। दिए गए विकल्प में विषम शब्द को ज्ञात कीजिए। प्रतिपक्षी, प्रतिद्वंदी, मित्र, शत्रु। तो प्रतिपक्षी, प्रतिद्वंदी और शत्रु तीनों आपस में समूह बनाता है तथा इन तीनों शब्द से विच्छेद की भावना आती है, जबकि मित्र न तो समूह में आता है, नहीं मित्र से विद्वेष की भावना आती है। इसलिए 13 के ऑप्शन नंबर सी भिन्न हो जाएगा। 14 के ए डी का भाई है, डी का भाई ए है, डी बी का पिता है, 20 और सी बहनें हैं। यदि बताइए कि सी तो यह बताइए कि सी का ए से क्या संबंध रखा जाता है? 14 के बताइएगा। तो 14 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भतीजी का। क्या हो जाएगा? भतीजी का।
दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जिसे दिए गए शब्दों के अक्षरों को प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ लिखा हुआ है फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? ये बहुत हल्के होते हैं। तो देखिए इसमें इस चारों ऑप्शन में जो आपको दिया हुआ है जिसमें इसमें लेटर इसमें नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी में सी है और इसमें सी नहीं है, तो इसको रेस को हम लोग इसके सहायता से नहीं बना सकते हैं। उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए युग्म के समान संबंध दर्शाता है। हैजा पानी से रिलेटेड है तो उसी प्रकार चुनना है। देखिए जिस प्रकार हैजा दूषित पानी का कारण होता है, उसी प्रकार मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। दिए गए श्रृंखला में अगली लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 56, 66, 146, 171। तो 50 में 4 के स्क्वायर 16 जोड़ा 66 और पुनः 4 के स्क्वायर 16 में 5 से गुना किया तो 80 आया। क्या किया? देखिए 4 के स्क्वायर किया मेरे दोस्त, 4 के स्क्वायर 16, तो 16 जोड़ दिया 66 और 16 में 5 से गुना किया तो 80। 80 में 66 में 180 जोड़ा 146। पुनः 5 के स्क्वायर कर दिया तो 5 के स्क्वायर 146 में जोड़िएगा तो 25 कितना होगा 171 और 5 के स्क्वायर 25, 25 में 5 से गुना कीजिएगा तो 125। तो 171 में 125 जोड़िएगा तो 296 आएगा। क्या आएगा? 296 आएगा। होप आपका ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। 18 के देखिएगा, कहता है निम्नलिखित प्रश्न में एक संख्या श्रृंखला दी गई है जिसमें एक संख्या गायब है, तो आगे वाली संख्या को चुनिए जो प्रश्न चिन्ह को रखा जा प्रश्न चिन्ह पे आएगा। देखिए 18 कहता है 2 से 3, 3 से 8, 27, 112। तो 2 गुने 1 प्लस 1 कितना होगा 3 और 3 गुने 2 6 और 2 जोड़ दिया तो 8, 8 तिया 24, 3 जोड़ दिया 27, 27 चौको कितना होगा 27 चौको 112, नहीं 27 चौको 100 सॉरी हाँ 27 चौको कितना होगा 112 और पुनः उसमें 5 जोड़ दिए 4 जोड़ दिए 27 चौको सॉरी गलत पढ़ा 27 चौको 108 होता है ना छोटे 128 होगा सॉरी भाई 27 चौको 108 होगा 108 में 4 जोड़िएगा 12 और पुनः 112 को 5 से गुना कीजिएगा और 5 आपको जोड़ना है तो कितना आएगा हल करने पर 18 के राइट आंसर कितना हो जाएगा तो 18 के राइट आंसर होगा 565। कितना आएगा 565। तो राइट आंसर कितना होगा 565। देखिए 19 के एक प्रतियोगिता में जीत पर 2 अंक है, ड्रा पर 1 अंक और हार पर कोई अंक नहीं मिलता है। एक लड़का फिशर ने 20 मैच खेले जिसमें उसने 3 मैच ड्रॉ खेले, कम से कम एक में उसकी हार हुई है, कम से कम एक मैच में उसकी जीत हुई है, उसमें अधिकतम और न्यूनतम संभावित अंक पूछ रहा है। तो 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 35 और 5। दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है। उनके योग का 15% है तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात पूछ रहा है। मतलब दो संख्याओं के बीच का अंतर a माइनस बी बराबर इनके योग a प्लस बी के 15% है बटा 100। यहाँ से ए बी का कैलकुलेशन निकालिएगा तो a बटा बी बराबर आएगा 23/17। 23/17 तो 23/17 किस में है? ऑप्शन नंबर डी में।
यहां से हम लोग देखेंगे हिंदी के उच्चारण। क्या देखेंगे? हिंदी। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। विज्ञान से संबंध रखने वाला कौन है? विज्ञान से संबंध कौन रखता है? वैज्ञानिक। क्योंकि आविष्कार कौन करता है? वैज्ञानिक। ज्ञानी कौन हो? ज्ञानी तो अलग होंगे, अल्पज्ञानी अलग होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? देखिए, चारों वाक्य लिखा हुआ, उसमें से एक शुद्ध वाक्य को पहचानना है। बात करते करते हमने रात बिता दी। बातें करते करते हमने बिता दी। बातें करते करते हमको रात बिता दिया गया। बात करते करने हमें रात बात की। नहीं सर, ऑप्शन नंबर ए जो है जो राइट आंसर है। बात करते करते हमने रात बिता दी। 8 8 आंसू होना मुहावरे का अर्थ क्या है? 8 8 आंसू होने के मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 8 8 आंसू होने मुहावरे का अर्थ बहुत विलाप करना होता है। बहुत विलाप करना होता है। हाथी का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो हाथी का स्त्रीलिंग शब्द हथनी होता है। क्या होता है? हथनी। जानने की इच्छा के लिए निम्न में से कौन सा एक शब्द है? आपको किसी बातों के जानने की इच्छा है तो उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासा। क्या कहा जाता है? जिज्ञासा। घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? घुड़सवार शब्द मतलब यौगिक शब्द क्या है? 26 का यौगिक शब्द को ही घुड़सवार शब्द कहा जाता है। निम्न समूहों में से किस समूह की वर्तनी शुद्ध है? दिग्विजयी, कृतघ्र, क्षितिज। तो ऑप्शन नंबर ए है जो शुद्ध समूहों को वर्तनी को बताता है। देखिए, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। प्रतिदिन आपराधिक कर्म बढ़ते जा रहे हैं। प्रतिदिन आपराधिक कर्म बढ़ते जा रहे हैं। 29 देखिएगा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो गागर में सागर भरने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? थोड़े शब्दों में अधिक कहना। थोड़े शब्दों में अधिक कहना। दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची शब्द का चयन करें। सर्प के क्या होता है? तो सर्प का पर्यायवाची शब्द भुजंग होता है। क्या होता है? भुजंग होता है। यहां से इंग्लिश है 31 नंबर देखिएगा। 31 का राइट आंसर जो होगा वो रूड होगा। इंटोनोमी शब्द पूछ रहा है। 32 है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए ऑन वर्ड सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड्स। मतलब बिना तैयारी का दिया गया भाषण के शब्द पूछ रहा है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा एक्सट्रीम पुअर। इंग्लिश देखने का प्रयास कीजिएगा खुद थोड़ा। सेलेक्ट द मोस्ट इम्प्रोविएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रिमोर्स। तो 33 के क्या हो जाएगा? 33 के बी हो जाएगा सर। 34 क्या होगा? तो 34 के डी होगा। 35 देखिएगा। तो 35 का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी। देखिए, यहां से कंप्यूटर स्टार्ट होता है। अभी तक आपने कंप्यूटर की कितनी सेट मारे हैं जिसमें कितना नंबर आता है वो मिलाइएगा। डॉट डॉट एक 32 बिट संख्यात्मक पता है जिसका उपयोग इंटरनेट पर कंप्यूटर दर्शाने के लिए किया जाता है। तो आईपी एड्रेस एक 32 बिट संख्यात्मक पता होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर इंटरनेट पे कंप्यूटर दर्शाने के लिए किया जाता है। आईपी एड्रेस का किसका प्रयोग किया जाता है? आईपी एड्रेस का। 37 देखिएगा। कहता है डॉट डॉट एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है
जो प्रयोगकर्ताओं मतलब यूजर्स को वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचाने और नेविगेट करने की अनुमति देता है, तो वो होता है ब्राउजर। ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो यूजर्स वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचाने और नेविगेट करने की अनुमति देता है। आर्टिस्ट देखिएगा, एमएस वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे कि वर्ड 2016 में होमो मेनू के तहत क्लिपबोर्ड कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई नहीं देता है? तो शो हाइड नहीं दिखाई देता है। ये रुक्मिणी में भी करवाए थे, वहां भी एक क्वेश्चन मिलता है, इसलिए सेट मारिएगा तो क्वेश्चन आपको मिलते रहेगा दोस्त। इसलिए सेट डेली 2 सेट मारिए, एक मॉर्निंग में डाल लेते हैं, एक शाम में, तो आप डेली इसका प्रैक्टिस कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर में मैसेज प्राप्त करता है? 39। तो ये भी क्वेश्चन आपको पता है। तो पीओपी प्रोटोकॉल जो है ईमेल सर्वर में मैसेज प्राप्त करता है। क्या करता है? मैसेज प्राप्त करता है, पीओपी। 40 देखिएगा, क्रोम ब्राउजर में वर्तमान टैब के बाईं ओर के ब्राउजर टैब को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्ट का उपयोग किया जाता है? तो 40 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस पेज अप। रीड ओनली मेमोरी की रोम, जिसे रोम कहा जाता है, रीड ओनली मेमोरी रोम का फुल फॉर्म होता है। इसकी विशेषता या इसकी उपयोगी क्या बताता है? तो देखिए, रीड ओनली मेमोरी की विशेषता जो इसे उपयोगी बनाती है कि यह डाटा को नॉन वोलेटाइल बनाता है, जो चिप्स को विभिन्न ब्रांडों का कंप्यूटरों के बीच आसानी से स्वैप किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट बी होगा, बी होगा। क्या होगा? बी होगा। डेटा नॉन वोलेटाइल का प्रयोग करता है। प्रत्येक वेब डॉक्यूमेंट का एक यूनिट एड्रेस है जो क्या कहलाता है? प्रत्येक वेब डॉक्यूमेंट का एक यूनिट एड्रेस है जो क्या कहलाता है? वेब डॉक्यूमेंट एक यूनिक एड्रेस है जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च एवं लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? 43। तो बूट स्ट्रैप लोडर क्या है? बूट स्ट्रैप लोडर। बूट स्ट्रैप लोडर क्या है बाबू? तो बूट स्ट्रैप लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च एवं लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 44 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक तकनीक है जो विभिन्न पासवर्ड आधारित हमले के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है, विशेष रूप से पासवर्ड स्मिनिंग और फिर से हमले के लिए करता है? 44। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओटीपी। सर क्या होगा? ओटीपी। इंटरनेट पर फ्लेम एक मैसेज है। इंटरनेट पर फ्लेम एक मैसेज है जो क्रोध में लिखा गया है, 46 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नांकित कथनों को सत्यता का सर्वोत्तम वर्णन करता है? 46 देखिएगा, तो 46 का राइट आंसर होगा, दोनों कथनों को पढ़ने पे ऑप्शन कथन नंबर 1 सही है और कथन नंबर बी गलत है। 47 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट के संदर्भ में गलत है? तो कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट के संदर्भ में गलत कथन, निष्पादन होने पर पहले मेमोरी के प्रोग्राम को संग्रह नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा।
48 बताइएगा, निम्न में से कौन सा विकल्प मेल मर्ज को पूरा करेगा और उसका उपयोग ऐसे लेटर पत्र की हर कॉपी के लिए अलग डॉक्यूमेंट बनाने में किया जा सकता है जिसे प्रिंटर तक सीधे या ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है। 48 तो फिनिश एंड मेर्ग होता है, फिनिश एंड मेर्ग। एमएस एक्सेल 2016 में किसी नई वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प अमान्य है? तो एमएस एक्सेल 2016 में किसी नई वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए होम टैब में क्लिप बोर्ड ग्रुप का उपयोग करना अमान्य है। शिफ्ट प्लस F1 11 कुंजी का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट डालने के लिए किया जाता है। विंडोज में चल रहे अनुप्रयोग एप्लीकेशन नामक 3 अवस्थाओं हो सकते हैं 50। तो 50 को मिनिमाइज्ड, मैक्सिमाइज्ड, नॉर्मल, ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन कट रहा था, फिर से सीधा किए हैं। स्थिर चाल मोटर के साथ स्टार्टर उपयोग होता है। कहता है कि नियत मोटर के साथ किस स्टार्टर का उपयोग किया जाता है? नियत चाल मोटर के साथ किस स्टार्टर का उपयोग किया जाता है? तो 3 पॉइंटर स्टार्टर का। किसका प्रयोग किया जाता है? 3 पॉइंटर स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। मोटर की गति व्यवहारिक रूप से स्थिर है। किस मोटर की गति व्यवहारिक रूप से स्थिर रहती है? तो शंट मोटर की। शंट मोटर की गति व्यवहारिक रूप से स्थिर होता है, व्यवहारिक रूप से स्थिर होता है। यदि डीसी श्रेणी मोटर के आर्मेचर की धारा 50% कम की कर दी जाती है तो उस मोटर का बला घूर्ण कितना हो जाएगा? तब बला घूर्ण जो हो जाएगा पिछले मान का 50% कम हो जाएगा। देखिए, एक आदर्श ट्रांसफर के प्राथमिक पर 200 फेरे और द्वितीयक पर 200 फेरे, प्राथमिक पर 2000 फेरे और द्वितीयक पर 200 फेरे है। प्राथमिक पर परिचालक वोल्ट 100 वोल्ट है, तो एक 5 ओम के प्रतिरोध पे द्वितीय के साथ जोड़ा जाता है। तो द्वितीय धारा का परिकलन कीजिए। धारा पूछ रहा है, याद रखिएगा मेरे दोस्त, प्राथमिक में फेरों की संख्या होता है N1 से सूचित किया जाता है। N1 बराबर 2000 है, N2 बराबर 200 है, V1 बराबर 100 वोल्ट है। तो सबसे पहले आपको V2 निकालना होगा। V2 निकालने के लिए देखिए, वोल्टता और फेरों की संख्या में एक संबंध होता है ट्रांसफार्मर में N2 बटा N1 बराबर V2 बटा V1। तो यहां से V2 निकालिएगा तो V2 आएगा 10। कितना आएगा? 10। तुम फॉर्मूला याद कर लेना, V बराबर IR और R 5 ओम दिया हुआ है, R 5 ओम दिया हुआ है और V2 10 दीजिएगा तो कितना ओम आएगा? 2 ओम आएगा। तो आपका राइट आंसर 2 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा। यदि सिंगल फेज ट्रांसफर के प्राइमरी वाइंडिंग का प्रतिरोध 2 ओम है और प्राइमरी से सेकेंडरी के अर्थ में टर्न अनुपात 10 है, तो सेकेंडरी के संदर्भ में प्राइमरी का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो 55 का राइट आंसर जो होगा वो 0.2 ओम होगा सर। फिर से पढ़ते हैं। एक सिंक्रोनस जनरेटर से 5वां हार्मोनिक वोल्टेज हटाने के लिए कॉइल में कितने डिग्री का शॉर्ट पिंच होना चाहिए? तो देखिए, आपको
पांचवा हार्मोनिक को हटाने के लिए केपीएस का मान 0 होता है। केपीएस का मान कितना होता है? 0 होता है। और केपीएस बराबर एक फॉर्मूला होता है, केपीएन बराबर कोस Na बटा 2। तो यहां से ए का मान जब निकालिएगा तो 36 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 36 डिग्री। एक 3 फेज 16 पोल अल्टरनेटर में 140 स्लॉट और 10 कंडक्टर प्रति स्लॉट के साथ स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग है। प्रति फेज कंडक्टरों की संख्या पूछ रहा है। कंडक्टरों की संख्या पूछ रहा है, तो कुल कंडक्टरों की संख्या निकालना होगा। तो कुल कंडक्टरों की संख्या बराबर होता है पोल गुने स्लॉट, पोल गुने स्लॉट, पोल गुने स्लॉट होता है कुल कंडक्टरों की संख्या बराबर, फॉर्मूला लिखिएगा पोल गुने स्लॉट। तो आपको अब कंडक्टरों की, अब प्रति फेज कंडक्टरों की संख्या बराबर, प्रति फेज कंडक्टरों की संख्या बराबर कुल कंडक्टरों की संख्या बटा बटा फेज। तो आप इसको हल कीजिएगा तो 480 आएगा मेरे भाई। कितना आएगा? 480 आएगा। 58 देखिएगा, ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में कौन सा रंग ताजा सिलिका जेल इस्तेमाल किया जाता है? तो ब्रीदर में ताजा सिलिका जेल का नीला होता है। क्या होता है? नीला होता है। जब वायु से मतलब नमी, वायु जब नमी ग्रहण कर लेता है तो सिलिका जेल का रंग गुलाबी हो जाता है। ब्रीदर कंजबेटर से जुड़ा होता है। ब्रीदर किससे जुड़ा होता है? कंजबेटर से जुड़ा होता है। गुलाबी रंग होने पर सिलिका जेल 120 से 160 से 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर यह पुनः वास्तविक रूप में आ जाता है। तो ब्रीदर में ताजा सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? नीला होता है। क्या होता है? नीला होता है। आवृत्ति एफ हर्ट्ज में गति n घूर्णन प्रति सेकंड है और ध्रुवों की संख्या p के बीच संबंध क्या होगा? तो एक फार्मूला आपको पता है, n बराबर आपको बताए थे 120 f बटा p होता है। तब p पूछ रहा है तो p का मान क्या निकालना है? तो p का मान यहां से निकालिएगा। संबंध पूछ रहा है तो संबंध हो जाएगा एनपी बटा 2। क्या होगा? एनपी बटा 2। 59 के क्या होगा? एनपी बटा 2। 60 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मोटरों में मोटर को परिवर्तित करने के लिए बाह्य प्रतिरोध को जोड़ा जा सकता है? तो एक सर्पी वलय प्रेरण मोटर, सर्पी वलय प्रेरण मोटर। किस स्टार्टर में 3 संकुचक और एक टाइमर का प्रयोग किया जाता है? किस स्टार्टर में 3 संकुचक और एक टाइमर का प्रयोग किया जाता है? तो ऑटोमेटिक स्टार्टर डेल्टा स्टार्टर में। क्या होगा? ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में। शक्ति गुणांक 0.6 के साथ 100 वोल्ट आपूर्ति से 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ी हुई एकल फेज मशीन 10 किलोवाट का उपयोग करता है। इसके केवीए और रेटेड लाइन धारा कितनी होगी? 62 का। तो इसकी 62 का राइट आंसर हो जाएगा 16.66 केवीए। न्यूमेरिकल 10 से 15 को पूछते हैं सर। एक सार्वत्रिक मोटर में क्षेत्र बाइंडिंग किस प्रकार के तार से निर्मित होता है? 63। एक सार्वत्रिक मोटर में क्षेत्र बाइंडिंग किस प्रकार के तार में निर्मित होती है? तो मोटे बल युक्त ताम्र पर कहा जाता है कि यूनिवर्सल मोटर को क्षेत्र कुंडलन में इनामेल्ड कॉपर के तार का प्रयोग किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर की क्षेत्र कुंडलन में इनामेल्ड कॉपर के तार का प्रयोग किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर वह एकल फेज प्रेरण मोटर है जो प्रत्यावर्ती धारा तथा दिश धारा दोनों पर समान गति से कार्य करता है। तो
63 की क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विभक्त कला जिसे फेज भी कहा जाता है, विभक्त कला मोटर में आरंभिक कुंडली में उच्च प्रतिरोध और निम्न कुंडली होता है। विभक्त कला मोटर में आरंभिक कुंडली में उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रेरकत्व एल होता है। निम्न प्रेरकत्व मतलब एल होता है, जबकि यह कुंडलन में रहेगा तो प्रेरकत्व उच्च होगा और प्रतिरोध निम्न होगा। 64 की क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रतिकर्षण मोटरों में ब्रूशों को जोड़ा जाता है किससे? प्रतिकर्षण मोटरों में ब्रूशों को जोड़ा जाता है किससे? तो प्रतिकर्षण मोटरों में ब्रूशों को एक दूसरे से ऊपर तार की मदद से जोड़ा जाता है। एक दूसरे से ऊपर तार की मदद से जोड़ा जाता है, अर्थात एक दूसरे से जम्पर तार की मदद से जोड़ा जाता है। 66 देखिएगा, रिपल्शन मोटर या रिपल्शन मोटर की घूर्णन दिशा डॉट डॉट परिवर्तित करके बदली जा सकती है। 66 तो रिपल्शन मोटर की घूर्णन दिशा ब्रश स्थिति परिवर्तित करके बदली जा सकती है। इस प्रकार की मोटर के ब्रूश न्यूट्रल अक्ष से 20 डिग्री कोण पर स्थापित किए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा राइट 66 का आंसर ब्रश स्थिति। क्या होगा? ब्रश स्थिति। उच्च गुणवत्ता वाले टेप रिकॉर्डर और रिकॉर्ड प्लेयर उच्च गुणवत्ता वाले टेप रिकॉर्डर और रिकॉर्ड प्लेयर के लिए हिस्टेरिस मोटर के प्रयोग करने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है इसे किसी अपकेंद्री स्विच की आवश्यकता नहीं होती है। इसे किसी अपकेंद्री स्विच की आवश्यकता नहीं होती है। 67 की क्या होगा राइट आंसर? सी। 68 देखिएगा, एक 3 फेज 16 पोल प्रत्यावर्तक में 144 स्लॉट है और प्रति स्लॉट 10 चालक युक्त स्टार संयोजित बाइंडिंग है। फ्लक्स प्रति पोल 30.03 मेगा वेब जो अवक्रिय वितरित है और इसकी गति 375 आरपीएम है। यदि वितरित कुंडली के प्रभाव को नगण्य माना गया हो तो प्रति फेज के विद्युत वाहक बल क्या होगा? 68 के। तो इसका विद्युत वाहक बल जब न्यूमेरिकल निकालिएगा तो 68 का आंसर आएगा 1600 वोल्ट। कितना आएगा? 1600 वोल्ट। बेलनाकार तुल्यकाली मशीन में बेलनाकार तुल्यकाली मशीन में विकसित अधिकतम शक्ति के कितने डिग्री कोण हो सकती है? तो 59 के राइट आंसर होगा 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। अधिकतम शक्ति 90 डिग्री के भार पे कोण पर हो सकता है। एक सिंक्रोनस जनरेटर में पांचवा हार्मोनिक वोल्टेज हटाने के लिए क्वाइल में कितने डिग्री का शॉर्ट पिच होना चाहिए? 70। तो 5 हार्मोनिक को हटाने के लिए KPN 5 का मान 0 होगा। KPN 5 का मान 0 होगा। तो 70 को 36 डिग्री होगा। क्या होगा? 36 डिग्री राइट आंसर होगा। तुल्यकालिक मशीनों में अब मंदक कुंडली डॉट डॉट के तहत संतुलित 3 फेज वोल्टता बनाए रखती है। अब मंदक कुंडली तुल्यकालिक मशीन में रोटर पोल फेज पर लगाई जाती है जो असंतुलित भार स्थिति होता है।
दिए गए विकल्पों में से सिंक्रोनस मोटर के एक लाभ का चयन करें। सिंक्रोनस मोटर के एक लाभ का चयन करें। तो देखिएगा, सिंक्रोनस मोटर सदैव तुल्यकालिक गति से चलती है तथा चलते समय एक समान गति बनाए रखती है। सिंक्रोनस मोटर के शक्ति गुणांक को इच्छानुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो लगातार संचालन की गति, मोटर का लाभ क्या होगा? लगातार संचालन की गति। निम्नलिखित में कौन सा कन्वर्टर रब रहित है? कन्वर्टर रब रहित होता है 63। तो दिष्ट कार्य रेक्टिफायर, दिष्ट कार्य मतलब रेक्टिफायर। एक बक कन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। बक कन्वर्टर का उपयोग कहां किया जाता है? तब बक कन्वर्टर एक डीसी टू डीसी पावर कन्वर्टर होता है जिसका उपयोग वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए किया जाता है। तो 74 की क्या होगा? एक बक कन्वर्टर का उपयोग डीसी टू डीसी के लिए किया जाता है जो वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए किया जाता है। प्रोग्रेसिव लैप या वेव बाइंडिंग में फ्रंट हिंज पिच कितनी होती है? 75। तो बैक पिच से कम होता है। कितना होता है? बैक पिच से कम होता है। निम्नलिखित में से किस बाइंडिंग में बैक पिच और फ्रंट पिच में केवल 2 कंडक्टर का अंतर होना चाहिए? किस बाइंडिंग में बैक पिच और फ्रंट पिच में केवल 2 बाइंडिंग होना चाहिए? तो लैप बाइंडिंग। कौन सा हो जाएगा? लैप बाइंडिंग। 77 देखिएगा, किस प्रकार की बाइंडिंग में कुंडलियों एक दूसरे के साथ परस्पर छादित होती है? चैन बाइंडिंग में। चैन बाइंडिंग को फ्लैट टू ओवरलैप बाइंडिंग भी कहा जाता है। इसमें कॉइलों को एक दूसरे के साथ परस्पर छादित किया जाता है। इस प्रकार की बाइंडिंग में प्रति पोल प्रति फेज कॉइल्स की संख्या एक से अधिक रखी जाती है। 77 की क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सभी स्थानों में सभी दिशाओं में मोमबत्ती के शक्तियों का औसत मूल्य क्या होता है? तो देखिए, सभी दिशाओं में गोलाकार कैंडल पावर का औसत मूल्य सभी दिशाओं में मोमबत्ती की शक्तियों का औसत मूल्य समान होता है। गोलाकार कैंडल पावर का औसत मूल्य सभी स्थानों में सभी दिशाओं में मोमबत्ती की शक्तियों का औसत मूल्य होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। एक प्रत्यावर्तक में 1 से 8 कॉइल स्पैन के साथ 363 स्टेटर स्लॉट 4 ध्रुव में घुमाव हेतु पिच गुणांक पूछ रहा है। तो सर पिच गुणांक जो होगा वो 20 होगा। कितना होगा? 20। फार्मूला का वीडियो बना दिया गया, उसमें आप देखिएगा तो फार्मूला याद कीजिएगा, न्यूमेरिकल बनेगा सर। 80 देखिएगा, एक दहनशील दीवार में एक आउटलेट बॉक्स जुड़ा होना चाहिए। वह तैयार दीवार की सतह से 1/2 इंच हटाकर सेट करें। वह तैयार दीवार की सतह से 1/4 इंच पीछे हटाइए। वह तैयार दीवार की सतह के साथ फ्लैट हो। वह धातु बॉक्स को 1/4 इंच में स्क्रू से जोड़े। सुनिए, एक दहनशील दीवार में एक आउटलेट बॉक्स तैयार दीवार की सतह के साथ फ्लैट स्थापित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्लैट स्थापित होना चाहिए। तो 80 के सी होगा। सामान्यतः बस बार को डॉ से अधिक ऊंचाई पर स्थापित नहीं करना चाहिए। सामान्यतः बस बार को 2.75 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थापित नहीं करना चाहिए।
2.75 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थापित नहीं करना चाहिए। बस बार में सामान्यतः एल्यूमीनियम और कॉपर के चालक का प्रयोग किया जाता है। इसमें गोल या आयताकार पाइप का प्रयोग किया जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 2.75 मीटर। 82 देखिएगा, जहां यांत्रिक और अग्नि सुरक्षा की आवश्यकता है वहां किस प्रकार की वायरिंग की जाएगी? नलिका वायरिंग की। जहां यांत्रिक और अग्नि सुरक्षा की आवश्यकता होती है वहां किस प्रकार की वायरिंग की जाएगी? तो नलिका वायरिंग की जाएगी। एक इंडक्शन मोटर ड्राइव के लिए परिवर्ती वोल्टेज परिवर्ती आवृत्ति के लिए यदि रेक्टिफिकेशन अनियंत्रित है तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी निम्न से किससे नियंत्रित किए जा सकते हैं? तो एक इंडक्शन मोटर के लिए पल्स विड्थ मॉड्यूलेट इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। जब एक ACVV के स्थान पे ACVVF ड्राइव का उपयोग किया जाए तो बिजली खपत की न्यूनतम प्रतिशत बचत में लगभग कितने अपेक्षा की जा सकती है? 84। तो देखिए, जब ACVV ड्राइव में बदली जाती है तो बिजली आमतौर पे 30% से अधिक की बचत कर लेती है। 85 देखिएगा, MG सेट के नियंत्रक पट में स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर प्रयोग किया गया है। इनमें कॉन्टैक्ट्स के अतिरिक्त कौन सी अन्य युक्ति अति आवश्यक होती है? 85। तो कॉन्टैक्ट्स के अतिरिक्त कौन सी युक्ति आवश्यक होती है? तो टाइमर। क्या होती है? टाइमर। 66, यदि कोई मेज पंखा गति नियंत्रण नॉब से अप्रभावित रहता है तो उसका संधारित्र बल्ब जल गया है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? रेगुलेटर ओपन सर्किट है, सी रेगुलेटर शॉर्ट सर्किट है, ऑसिलेटिंग प्रणाली दोष युक्त है। तो रेगुलेटर शॉर्ट सर्किट इसका राइट आंसर होगा। यदि कोई मेज पंखा गति नियंत्रण नॉर्म से अप्रभावित है तो उसका रेगुलेटर शॉर्ट सर्किट है। 87 देखिएगा, जहां उपभोक्ता को विद्युत ऊर्जा पर शुल्क उसकी अधिकतम मांग और ऊर्जा की खपत के अनुसार प्रसारित किया जाता है तथा जिसे Z बराबर A प्लस BY रूप में व्यक्त किया जाता है उसे किसके रूप में जाना जाता है? तो उसे हॉपकिंसन मांग दर के रूप में जाना जाता है। 87 की क्या हो जाएगा? डी। जब नियंत्रण रॉड को रिएक्टर में प्रवेश कराया जाता है तो के का मान क्या हो जाता है? 88। तो जब नियंत्रण रॉड को रिएक्टर में प्रवेश कराया जाता है तो गुण कारक का मान 1 से कम हो जाता है। गैस टरबाइन पावर प्लांट आमतौर पर किसकी आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है? 89। गैस टरबाइन पावर प्लांट आमतौर पर किसकी आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो पीक लोड के लिए। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पीक लोड के लिए प्रयोग किया जाता है। 1 किलोवाट 230 वोल्ट केतली को 15 एम्पियर ले जाने वाले पावर कॉर्ड का उपयोग करके 15 एम्पियर प्लग सॉकेट से जोड़ा जाता है। इस उपकरण परिपथ की फ्यूज रेटिंग क्या होनी चाहिए? देखिए, तो इसका फ्यूज रेटिंग
विकल्प के अनुसार 6 एम्पियर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? ऐसे निकालने पर 6.51 एम्पियर आएगा। 4 स्ट्रोक डीसी सेट में सही चक्र का क्रम क्या है? 4 स्ट्रोक डीसी सेट में सही चक्र का क्रम क्या है? तो 91 का राइट आंसर होगा चूषण संपीड़न शक्ति निकास। चूषण संपीड़न शक्ति निकास। ट्रांसमिशन लाइन की सर्ज प्रतिबाधा को परिभाषित करता है। 92 ट्रांसमिशन लाइन की सर्ज प्रतिबाधा को परिभाषित करता है। प्रतिबाधा को परिभाषित करता है, उसका सूत्र क्या होता है? तो देखिए 92 का सूत्र जो होगा रूट अंदर एलसी बटा सी, मतलब प्रेरकत्व बटा धारिता। प्रेरकत्व बटा धारिता। एक सिंगल फेज ओवरहेड लाइन एक फैक्ट्री को 11 केवी और 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पर 11,000 KW किलोवाट बिजली ट्रांसमिट कर रही है। इस लाइन में एक प्रतिरोधकता का कुल प्रतिरोध 3 प्रतिरोधकता का लूप प्रतिघात है। ट्रांसमिशन दक्षता कितनी होती है? देखिए वहां मतलब प्रतिरोधकता होता है। तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा 98.60%। काम विभव पर शक्ति उत्पादन के लिए निम्न में से किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो काम विभव पर शक्ति उत्पादन के लिए रिंग मेन वितरण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। 94 के क्या हो जाएगा? सी, रिंग मेन वितरण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। 95 DC 2 वायर व 3 वायर ट्रांसमिशन सिस्टम में ट्रांसमिट की गई पावर की मात्रा ट्रांसमिशन की दूरी समान है, तो कॉपर के 3 तार ट्रांसमिशन सिस्टम की जरूरत होगी। 95 तो 2 तार सिस्टम को 59%, 2 तार के सिस्टम को 69% लगातार 100 की क्वेश्चन बोलने में थोड़ा सा गला बैठ जाता है मेरे दोस्त। एक परिणाम मित्र मतलब एक ट्रांसफार्मर का द्वितीयक कुंडलन का प्रतिरोध RS है तथा उसका परिवर्तन अनुपात K, तो द्वितीयक कुंडलन का प्राथमिक और तुलकारी प्रतिरोध क्या होगा? 96 तो RS बटा K स्क्वायर। 97 विनिर्माता द्वारा केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध 250 मेगा ओम प्रति किलोमीटर विनिर्दिष्ट किया गया है, तो 200 मीटर लंबाई का प्रतिरोध क्या होगा? 97 125 मेगा ओम। 11 केबी हेनरी, HT का मतलब क्या होगा? हेनरी, तो ना HT केबल, सॉरी HT केबल जो लाइन वाला तार होता है ना वो केबल होता है। 11 केबी HT केबल को भूमि से कितने गहराई पर स्थापित किया जाना चाहिए? 98 तो 0.9 मीटर, 0.9 मीटर, मतलब 11 केबी HT जो केबल की भूमि में 0.1 मीटर के लगभग गहराई पर स्थापित किया जाना चाहिए। 99 देखिएगा एक 400 मीटर की रिंग डिस्ट्रीब्यूटर में नीचे दिखाए गए हैं, देखिएगा दिखाए गए हैं जहां दूरी मीटर में है, प्रत्येक कंडक्टर का प्रतिरोध 0.2 ओम प्रति 100 mm है और बिंदु 20
सी और डी पर टैप किया गए बाहर दिखाए जाते हैं, तो इस वितरक को ए आपूर्ति की जाती है, तो ब्रांच में एडी की धारा ज्ञात क्या होगा? तो एडी की धारा जो होगा 99, देखिए सब नोमेरिकल है, खुद आपको नोमेरिकल के फॉर्मूला याद होना चाहिए तभी कुछ हो सकता है। तो 99 का जो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 91 एम्पियर होगा। अब कैसे होगा सर, वो तो फॉर्मूला पे आपको निकालना पड़ता है। अति भार अवस्था में किसी विद्युत वितरण केंद्र की अति भारे रिले पर चलित होने का संभावित कारण क्या हो सकता है? 100। तो 4 ऑप्शन में से उपरोक्त में से कोई भी कारण हो सकता है। तो ये आपको सर अगर रुक्मिनी के सेट में अगर 50 क्वेश्चन आपको सही हो रहा है तो आपकी तैयारी अभी तक बेस्ट है सर, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है लेकिन अच्छे क्वेश्चन को सेलेक्ट किया जाता है। तो थैंक यू सर।